ओके, डर्मेटोलॉजी की जो पहली डिजीज़ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है अभी हमने स्किन की लीजेंस पढ़ी है डिफरेंट, ठीक है, उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि ये आपको आपके सामने एक कोई भी पेशेंट आ जाता है इसके साथ, ठीक है। तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस वन। सबसे पहले तो देखें ये फ्लैट है या रेज्ड है। रेज्ड है, ठीक है। और रेज्ड ऐसे है कि इसका जो साइज़ है वो आपको 1 सेंटीमीटर तकरीबन लग रहा है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से बड़ा ही लग रहा है। और दूसरी बात ये कि इसका जो टॉप है ऊपर से ये फ्लैट है या वो है गोल सा है। फ्लैट नहीं है ना, सॉरी फ्लैट है ना, ठीक है। तो ये फ्लैट होगा और रेज्ड होगा, तो ये क्या होगा, प्लेक होगा, ठीक है। ये भी हमने ऊपर से देखा है, दिस वन। रेज्ड एरिया 1 सेंटीमीटर से बड़ा है और विद फ्लैट टॉप, यही है ना। सो ये क्या है, प्लेक है। समझ आई ना कि अब हमने किस तरह से देखना है कि प्लेक है या क्या है। तो अब जो हम डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द सोरियासिस, ठीक है। सोरियासिस में आपको ये प्लेग्स फॉर्म में मिलती हैं, दूसरी भी फॉर्म्स होती हैं सोरियासिस की, लेकिन इस तरह से जो सोरियोसिस होगा इसकी जो ये वाली मैनिफेस्टेशन होगी दिस विल बी प्लेग सोरियोसिस, ठीक है। तो सोरियोसिस में होता क्या है, सोरियोसिस में देयर इज़ एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द स्किन सेल्स, ठीक है। क्या होता है कि स्किन सेल जो हैं वो किसी भी वजह से जेनेटिक एसोसिएशन की वजह से या ज़्यादातर जो है कुछ इसके ट्रिगर्स होते हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें टी सेल्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं कि स्किन की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, पहले स्किन ऐसी थी, अब स्किन सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, प्रोलिफरेट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब खुद सोचें कि जब स्किन सेल जो है वो प्रोलिफरेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अब उनके पास टाइम होगा कि वो अपने आप को मिच्योर फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में लेके आए। तो नो टाइम टू मेच्योर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, केराटिनाइजेशन विल बी डिफेक्टिव एंड इट विल रिजल्ट इन स्केलिंग, ठीक है। ये देखें क्या हो रहा था, एक स्टिमुलस आया था, कोई भी आपकी डेविडसन की पिक्चर है, लाइक फॉर एग्जांपल इंजरी, लाइक फॉर एग्जांपल किसी को इन्फेक्शन हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे हमारे जो है वो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें एक्टिवेट हुई जिसकी वजह से हमारे डर्मल डेंड्राइटिक सेल जो है वो एक्टिवेट हो गए, उसकी वजह से प्रोलिफ्रेशन हो गई ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स की, वो बढ़ना शुरू हो गए। उन्होंने कुछ ऐसे मीडिएटर्स रिलीज़ किए लाइक इंटरफेरॉन, गैमा और जो है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, ये सारे उसने रिलीज़ किए जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्किन जो है वो हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्शन ऑफ सम कीमोटैक्टिक फैक्टर्स जिसकी वजह से केराटिनोसाइट्स वहाँ पे आ जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये स्किन सेल्स क्या होंगे, मिच्योर नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से डिफेक्टिव केराटिनाइजेशन होगी। जब खुद सोचें कि अगर स्किन के ऊपर अच्छी केराटिनाइजेशन नहीं हुई हुई तो स्किन क्या हो जाएगी, स्मूथ होगी नहीं, इट विल बी स्केली लाइक, ठीक है। तो आपके सिनेरियो में आपको ज़रूर देंगे वो क्या, स्केली स्केली स्किन लेयर नज़र आ रही है। इट मीन्स दैट देयर इज़ सम एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ cells which lead to immature cells, defective keratinization which is leading to this scaling, ठीक है। तो ये बात आती है। ये देखिए नॉर्मल स्किन थी, क्या थी उसके ऊपर, डर्मिस थी और ऊपर केराटिन की लेयर थी, लेकिन सोरियोसिस में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाइपर केराटोसिस होगी, ठीक है, जिसकी वजह से इस तरह की नॉर्मल सी स्किन जो है वो आपको नज़र आएगी। नीचे देखें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सोरियासिस के लिए रिस्क फैक्टर है, ठीक है, कि सोरियासिस जो है वो किसी के जीन्स में होते हैं, कि अगर ख़ानदान में किसी को है, ज़्यादातर जो है दादा वाली साइड होती है वहाँ से मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, तो वहाँ से जो है मोस्टली सोरियासिस होता है और ये फैमिली में रन कर रहा होता है, ठीक है। क्रोनिक कंडीशन है, कुछ लोगों का समर में जो है इम्प्रूव हो जाता है और विंटर्स में उनको, क्योंकि ड्राईनेस हो जाती है ना विंटर्स में, तो उनमें विंटर्स में ज़्यादा सोरियासिस जो है उसकी स्किन में खराबी आना शुरू हो जाती है। तो गर्मियों में वो ठीक हो जाते हैं और सर्दियों में जो है ना उनको दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लोगों का ऑपोजिट होता है, कुछ लोगों को सन एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा मसला होता है, तो ये वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ट्रॉमा हुआ, किसी को इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, और एब्रेजन हुई, उसकी वजह से क्या होता है, लोकल फ्लेयर्स आते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं ये कॉब्नियर्स फिनोमेना होता है,
ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा भी है कॉर्नर्स फिनोमेना। होता क्या है कि जब भी कोई ट्रॉमा हो, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्क्रैच सा लगा हुआ है, उसकी वजह से वहाँ पे लोकल फ्लेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। पहले उसको सोरियासिस जो था उसका रुका हुआ था, लेकिन जैसे उसको ट्रॉमा हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, तो वहाँ पे लोकल फ्लेयर्स आना शुरू हो गए सोरियासिस की। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज़ नोन एज कोबनेर फिनोमेना। ठीक है, रीजंस क्या होते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फेक्शन की वजह से, स्किन इंजरी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। एज यू नो दैट विटामिन डी इज़ एसेंशियल फॉर आवर स्किन। ठीक है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो स्किन की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। फैक्टर्स दैट मे ट्रिगर द सोरियासिस, दिस द सीवियर सनबर्न, जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोगों में बहुत सनबर्न की वजह से भी सोरियासिस के अटैक्स आते हैं। इन्फेक्शन, एक्सेसिव अल्कोहल and smoking or stopping the oral steroids, skin trauma from skin injury and surgery, and reactions to medications, ये सब जो है ट्रिगर कर सकते हैं। ये आपकी बुक में डेविडसन का टेबल बना हुआ है, इसमें भी उन्होंने वही बताया हुआ है कि सोरियासिस में कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीवेट करते हैं इसको। ये जानना क्यों ज़रूरी है, इसी वजह से कि हम जब ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को तो हम बताएंगे कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। लाइक ट्रॉमा को अवॉइड करना है, बिकॉज ट्रॉमा जो है उसमें भी ये हो सकता है। लियंस कैन अपीयर एट द साइड्स ऑफ स्किन ट्रॉमा सच एज स्क्रैचेस और सर्जिकल वुंड्स, जिसको हमने कहा कोबनर आइसोमॉर्फिक फिनोमेना। ठीक है, फिर अभी हमने पिक्चर भी देखी है। इन्फेक्शन हमने उनको बताना है कि आपने इन्फेक्शन को अवॉइड करना है, क्योंकि बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन जो है ये एक सोरियासिस की टाइप करवाते हैं, गटेड सोरियासिस। ठीक है, तो सिंपली आपके पास एक एमसीक्यू उन्होंने दिया होता है कि गटेड सोरियासिस जो है उसमें क्या होता है, या बता दो कि कौन सी सोरियासिस के टाइप है जिसमें जो है वो इन्फेक्शन की वजह से वो ज़्यादा होता है। ठीक है, दैट इज़ ग्यूटेट सोरियासिस। ठीक है, फिर स्फीयर सोरियासिस में भी इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन की वजह से सोरियासिस हो रहा है। देन सनलाइट की वजह से सोरियासिस में अकर और वुमेन आफ्टर सन एक्सपोजर मेनली ड्यू टू, जो हमने अभी पढ़ा कि कॉबनर फिनोमिना at the sites of sunburn or polymorphic light eruption. Then is a drugs like for example anti-malarial drug है, बीटा एगनिस्ट बीटा ब्लॉकर्स हैं, लिथियम एनसेड्स हैं, TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं। ये सब जो है आपके ड्रग्स हैं जो कि इसको ज़्यादा करवा सकते हैं। रीबाउंड फ्लेयर ऑफ द सोरियासिस में अकर आफ्टर विड्रॉल ऑफ द सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। रीबाउंड सोरियासिस इज़ ऑफन अनस्टेबल एंड मे बी पास्चुलर। ठीक है, तो ये ड्रग्स हो गए। उसके बाद कौन सी चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे अभी हमने बात की एंजाइटी एंड स्ट्रेस, इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सोरियासिस। ठीक है, तो पहले तो उनकी जीन्स में थी, लेकिन ये चीज़ें उसको एग्रीवेट कर सकती हैं। तो आपने ट्रॉमा, इन्फेक्शन, सनलाइट एक्सपोजर, ड्रग्स, ठीक है, सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग्स, इस सब को जो है आपने क्या करना है, रोकना है किसके अंदर, इन लोगों में। ठीक है, स्ट्रेस का इनको अवॉइड करने के लिए कहना है जब आप ट्रीटमेंट में जाओगे। अच्छा, ज़्यादातर जो सोरियासिस होती है ना, ये 3/4 केसेस में लोकलाइज्ड होती है, मतलब एक जगह पे होगी, लाइक स्किन पे होगी, लेकिन लेस देन 10% केसेस में ये जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है। तो आपके जो सिनेरियोज होंगे जो उसमें दिया होगा कि जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है इसमें, तो लेस देन 10% केसेस में होती है। तो उनके जो है इस तरह से रेड स्वॉलन जॉइंट्स हो जाते हैं, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। ठीक है, रेड स्वॉलन जॉइंट्स हो जाते हैं, पेनफुल जॉइंट्स हो जाते हैं, नी जॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, और बैक है उसको इन्वॉल्व करती है, तो कभी कभार ऐसी होती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि वेल डिमार्केटेड, बहुत अच्छे डिमार्केटेड, जैसे आपने भी देखे, एरिथमेटस मतलब थोड़े रेड होंगे, पैप्यूल्स होंगे, ठीक है, और प्लेग्स होंगे। ठीक है, पैप्यूल्स की समझ आ रही है ना अब क्या होंगे, और प्लेग्स की समझ आ रही है ना। ठीक है, वैसे आप इसको पढ़े बगैर, उस फिगर को पढ़े बगैर आप डर्मा पढ़ना शुरू कर दो ना, तो आप इसी सोच में पढ़ जाओ पता नहीं प्लेग्स क्या हैं तो पैप्यूल्स क्या हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसको पहले कवर करवाया गया है। कवर्ड बाय द थिक सिल्वरी स्केलिंग, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सिल्वरी स्केलिंग जो है ना, मतलब चमकती हुई स्केलिंग आपको नज़र आ रही होगी, दिस इज़ हॉलमार्क ऑफ सोरियासिस, और ये आपके सिनेरियो में दिया होगा इन्होंने, इस वजह से मैंने ये लाइन लिखी है कि प्लेग्स, पैप्यूल्स, ठीक है, और क्या होंगे, थिक सिल्वरी स्केलिंग, ये आपको मिल जाएगी। दिस इज़ द हॉलमार्क ऑफ सोरियासिस। ठीक है, अगर हम
अब बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है जो आपका यूक्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द साइन जो आपको डेमोन्स्ट्रेट होता है सोरियासिस के पेशेंट्स में, तो दैट इज़ रिमूवल ऑफ द स्केल कॉजेज पिन पॉइंट ब्लीडिंग। ठीक है, कि जब ऐसे लोगों के जो स्केल्स बने होते हैं, ख़राब हुई स्किन होती है, उसको जब हम रिमूव करते हैं तो उसके नीचे छोटे छोटे ब्लीडिंग पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑस्पिड साइन। ठीक है, ये मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, दिस वन। ठीक है, ये ब्लीडिंग पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये पहले नहीं थे, हमने ऊपर से स्केल्स रिमूव किए तो फिर हमें ये नज़र आ गए। इसके अलावा जो है दो और चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको ना अभी नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक्स ऐड कर दिए। ठीक है, कौन से, एक आपको मिलेगा ऑस्पिड साइन का लिंक, मतलब उसमें ही हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक होगा आपका ग्यूटेज टेस्ट और कैंडल ग्रीस टेस्ट। ठीक है, ये दोनों टेस्ट नीचे परफॉर्म किए गए हैं डिस्क्रिप्शन लिंक्स में, वो आप एक दफ़ा देख लें। कैंडल ग्रीस में जब आप उसको ऐसे ऐसे रगड़ोगे ना तो नीचे आपको ऐसा लगेगा जैसे वैक्स है, कैंडल वैक्स है। और जो दूसरा एक साइन है ग्यूटेज टेस्ट, उसमें हम स्लाइड लेके ना उसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ते हैं, उसके साथ उस स्लाइड के साथ उखाड़ते हैं और फिर आपको स्केल्स जो है वो पहले फील होते हैं और उसके बाद आपको पिन पॉइंट ब्लीडिंग भी नज़र आती है, ऑस्पिड साइन भी डिमॉन्स्ट्रेट होता है। ठीक है, वो आपने देख लेने एक दफ़ा, क्योंकि सिनेरियोज़ में उसमें आ सकते हैं, आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रूराइटिस इसमें रेयर होता है, कभी कभार ख़ारिश होती है, अदरवाइज़ इन लोगों को इचिंग नहीं होती। तो सिनेरियो में आपको इचिंग की कंप्लेंट दी ही नहीं होगी उन्होंने मोस्टली, क्योंकि ख़ारिश जो है कुछ कुछ लोगों में होती है, सब में नहीं होती। ठीक है, देन ज़्यादातर जो है ये, अब इसकी लोकेशंस हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ सोरियासिस हो सकता है। तो इट कैन बी ऑन द एक्सटेंसर सर्फेसिस, मतलब मोस्ट कॉमन एरियाज़ इसके बता रही हूँ। वैसे तो ये स्किन में कहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन एरियाज़ इसके क्या है कि ये जो हमारी हैं एक्सट्रीमिटीज़, उसके एक्सटेंसर सर्विसेज में, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। इसी तरह नीज़ पे इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, स्काल पे हो सकता है लाइक दिस, स्काल सोरियासिस। पाम्स पे हो सकता है एज यू कैन सी हेयर, और सोल्स पे हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट एरियाज़ हैं, और कभी कभार ये नेल्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन होती है नेल्स से सोरियासिस की, वो एक होती है नेल पिटिंग हो जाती है, छोटे छोटे पिट्स बनना शुरू हो जाते हैं नेल्स पे। और दूसरा क्या है, ओनिकोलाइसिस, मतलब ये कि जो नेल्स हैं वो उतर उतर के गिरना शुरू हो जाते हैं सोरियासिस की वजह से। तो कभी कभार जो है वो नेल्स की डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकती है सोरियासिस में। तो कभी कभार ये हाइपर केराटोसिस की वजह से सब बंगल सोरियासिस जिस तरह के भी नेल्स हो सकते हैं। ठीक है, नेल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हमने देख ली कि कुछ लोगों में होती है, और वो पेन, एक तो रेडनेस स्वेलिंग होती है, और तीसरा वो पेन की भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जॉइंट्स पकड़े होते हैं उन्होंने दर्द से। ठीक है, ये डेविडसन की पिक्चर है, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले कि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे भी नीचे। सबसे पहले क्रोनिक प्लेग सोरियोसिस। ठीक है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, प्लेग नज़र आ रहे हैं ना फ्लैट से, सॉरी रेज्ड है लेकिन ऊपर से फ्लैट है, और मोस्ट प्रोमिनेंट ऑन एक्सटेंसर सर्विसेज। ठीक है, देन नेल इन्वॉल्वमेंट। नेल इन्वॉल्वमेंट हमने देख ली कि पिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ नेल प्लेट ओनिकोलाइसिस, जैसे ये है, इस तरह से नेल सोरियोसिस होता है। फिर थर्ड इज़ अ ग्यूटेट सोरियोसिस। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शंस की वजह से मोस्टली बच्चों के अंदर ये ग्यूटेट सोरियासिस हो जाता है। ठीक है, इसकी नीचे पिक्चर्स भी मैंने ऐड की है, वो भी आपको दिखा दूँगी। और फिर जो है एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस है। एरिथ्रोडर्मिक मीन्स कि ये सारा का सारा जो हमारी तकरीबन सारी बॉडी सरफेस 90%, मोर देन 90% हमारी बॉडी सरफेस जो है वो जब सोरियासिस से भर जाए और रेड कर दे हमारी बॉडी को, दिस इज़ द एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। ठीक है, तो हम टाइप्स ही पढ़ने लगे हैं सोरियासिस की। प्लेग सोरियासिस जो हमने बात की कि प्लेग होगा मोस्टली एक्सटेंसर सर्फेसिस पे होगा। नेल सोरियासिस, ठीक है, जो नेल्स को इन्वॉल्व करेगा। इन्वर्स सोरियासिस, ये मोस्टली जो ग्लूटियल रीजन होता है, इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट होता है, उसमें होता है। ठीक है, द ग्यूटेट सोरियासिस जो आपने बताया कि स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन के बाद होता है, मोस्टली चिल्ड्रन में होता है। देन इज़ द पस्चुलर सोरियासिस, ऑब्वियसली जिसमें पस आ जाएगी जिसके अंदर, उसको हम पस्चुलर कह देंगे। और एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, जिसमें सारी की सारी तकरीबन बॉडी जो है वो कवर हो जाएगी सोरियासिस से। ठीक है, ये टेबल मैंने बना दी है, इससे आपको ज़्यादा जल्दी जो है वो याद होगा। देखें, स्टेबल प्लेग क्या होगा, मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्टली लोगों को यही होता है, और ये इतने मसले की बात नहीं होती।
ठीक है। जो फ्लेक्सुरल है मतलब जो फ्लेक्सर सर्फेसिस को इन्वॉल्व करेगा लाइक ग्रॉइन एरिया को, सब मेमोरी एरिया को। इनको ध्यान से देख लें, नीचे मैंने पिक्चर्स ऐड किया है, मैंने आपसे पूछना है कि ये पिक्चर किसकी है, ठीक है। देन ग्यूटेट सोरियासिस, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये रेन ड्रॉप लाइक होते हैं, ठीक है। जैसे रेन के ड्रॉप्स होते हैं ना, इस तरह से आपको ये नज़र आते हैं, चिल्ड्रन में होते हैं, यंग अडल्ट्स में। वीक इम्यूनिटी की वजह से जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद होता है, ठीक है। एरिथ्रोडर्मिक जो है मोस्ट वियर है, 90% बॉडी जो है वो स्केली और इरिथमेटस हो जाती है। इन लोगों के अंदर आपको फीवर भी मिल सकता है, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस और मेलेज भी मिल सकता है, ठीक है। मतलब ये स्फीयर है। अब देखें ये कौन सी होगी, सिंपली ऐसे फ्लैट से हैं, मतलब रेज्ड और फ्लैट, दीज आर द प्लेग सीरियोसिस, ठीक है। अब ये बताएं, सब मेमोरी एरिया को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ये जो है ना बार बार ऐसे हो जाता है, ठीक है। सब मेमोरी एरिया को जो इन्वॉल्व करेगा, मैं खोलती हूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो ये जो सब मेमोरी एरिया को इन्वॉल्व किया होगा, दिस विल बी कौन सा सोरियासिस होगा ये, ठीक है। इसी तरह ये ग्रोइन को भी इन्वॉल्व करेगा, फ्लेक्सर सर्फेसिस को, दैट विल बी फ्लेक्सुरल सोरियासिस, ठीक है। और ये जो रेन ड्रॉप लाइक होगा, बच्चों के अंदर होगा, वायरल इन्फेक्शंस के बाद, कोई स्ट्रेप थ्रोट की वजह से, उसके बाद होगा, दिस विल बी क्यूटेट सोरियासिस, ठीक है। और ये वाला कौन सा होगा जिसमें सारी की सारी तकरीबन बॉडी 90% इन्वॉल्व हो जाती है, दिस विल बी एरिथ्रोडर्मिक, ठीक है, सोरियासिस। और इसमें लोग जो हैं वो मलेज फीवर के साथ भी आएंगे, ठीक है। अब इसकी हम कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस में देखें, हम वैसे तो क्लिनिकली डायग्नोस कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार हमें बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ द थ्रोट स्वैप कर लेंगे स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, किसके लिए, क्यूटेट सोरियासिस, ठीक है। और फिर जॉइंट असेसमेंट कर लेंगे कि पेशेंट के जॉइंट्स का क्या हाल है, डिपेंडिंग अपॉन के जॉइंट इन्वॉल्व हुए हैं या नहीं, ठीक है, सोरियाटिक अर्थराइटिस हुआ है या नहीं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस वैसे हम परफॉर्म नहीं करते, लेकिन अगर हमें करनी हो तो हम ये वाली कर सकते हैं। ट्रीटमेंट आ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस आपसे पूछते भी नहीं है, ट्रीटमेंट पूछते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट आपका यूक्यू भी है, तो सबसे पहले आप पेशेंट को क्या कहेंगे, इन्फेक्शन को अवॉइड करें, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करें, ठीक है, स्ट्रेस को अवॉइड करें, स्किन इंजरी को अवॉइड करें, ऑल दोज ट्रिगर्स, ठीक है, जो आपके करते हैं उनको अवॉइड करें, सन एक्सपोजर को अवॉइड करें, स्क्रैचेस ना करें, ठीक है, ख़ारिश ना करें। और जो है मतलब जो स्क्रैच ख़ारिश दूसरी होती है ना, स्क्रैच मतलब कि स्क्रैच ना करें, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे क्या होता है, कॉबनर फिनोमेना हो जाता है, लोकल फ्लेयर्स होते हैं, जॉइंट इंजरीज़ को जो है प्रिवेंट करें, ये सब कुछ, ठीक है। और अगर आपको सन बर्न्स की वजह से सोरियासिस अटैक्स आते हैं, सो यूज़ द सन स्क्रीन्स, ठीक है। देन अब आपने यूज़ करने हैं कुछ वो जो ड्राई और इची स्किन कंडीशंस के लिए, जब वो ड्राई हो जाती हैं, लाइक सर्दियों में सोरियासिस में ड्राइनेस हो जाती है, तो यू विल यूज़ द दीज थिंग्स, ठीक है, जो मॉइस्चराइज करे उसको। लाइक आपने लिखना है बुक में, आपने लिखना है इमोलिएंट यूज़ करना है हमने, ठीक है, इमोलिएंट्स यूज़ करें, ठीक है। और इसके अलावा ऑइंटमेंट होती है सोरियासिस के लिए, दिस वन डायथेरानोल, ठीक है, डायथेनारोल, ये ऑइंटमेंट होती है, ये यूज़ करते हैं सोरियासिस के लिए। कोल्टार, ठीक है, कोल्टार जो है ये भी यूज़ करते हैं सोरियासिस के लिए। तो एमोलिएंट्स हो गए, डायथेनारोल हो गया, ठीक है, थेरानोल, ठीक है, डायथ्रानोल, ठीक है, डायथ्रानोल और कोल्टार, ठीक है। तो उसके बाद जो है आ जाता है विटामिन डी की कमी की वजह से भी तो सोरियासिस हो सकता है ना, तो हम क्या देंगे सोरियासिस के लिए, विटामिन डी के लिए कैल्सीपोट्रायोल, ठीक है, कैल्सीपोट्रायोल, ठीक है। ये क्या करेगा, ये प्लेग की थिकनिंग को कम करेगा और स्केलिंग को कम करेगी क्रीम। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव्स हैं, अगर आप ये वाली यूज़ नहीं कर सकते कैल्सीपोट्रायोल या कैल्सीपोट्रीन, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, ताज़ा रूटीन, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से ऐसे याद किया, ताज़ा रूटीन, ठीक है। तो ये वाली क्रीम यूज़ करोगे, या फिर एंथ्रालीन क्रीम जो है ये यूज़ करोगे, ताज़ा रूटीन या एंथ्रालीन क्रीम, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके जो ऊपर है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करोगे, क्योंकि ये एक टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। तो कुछ मॉइस्चराइजर्स हमने यूज़ किए हैं, विटामिन डी डेरिवेटिव्स यूज़ किए हैं, उनके ऑल्टरनेटिव्स हमने देखे हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। और अगर किसी से
फ़ायदा नहीं हो रहा तो फोटोथेरेपी करते हैं, यूवी लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे ये सोरियासिस ठीक होता है। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट आपसे अलग क्यों आता है कि सिस्टेमिक ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो स्फीयर फॉर्म हो तो फिर हम यूज़ करते हैं इम्यून मॉड्यूलेटिंग थेरेपी, जिसमें वी हैव द साइक्लोस्पोरिन, इन्फ्लिक्सिमैब और मीथोट्रेक्सेट। वैसे तो हम टी सेल जो ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हुई थी उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम इम्यून मॉड्यूलेटिंग थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें वी हैव द मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन एंड इन्फ्लिक्सिमैब, ठीक है। साथ में हम जो है वो बायोलॉजिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपने यूज़ देख लेना है, बहुत अच्छी है, गाइडलाइंस बनी हुई है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, और ये आपने एक दफ़ा देख लेना है। अगर आप इस तरह से ड्रॉ कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब जल्दी से हम यूक्यूज़ देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो 35 ईयर्स ओल्ड मेल है और वो फिजिशियन के पास आया है अपनी नेल्स को दे के कि मेरे नेल्स बहुत ख़राब हो गए हैं, देखें ज़रा इसको क्या हुआ है, ठीक है। फिजिशियन ने क्या देखा कि उसको पिटिंग हुई हुई है नेल्स की, ठीक है, और पेशेंट इज़ ऑलरेडी टेकिंग एनसेड्स फॉर हिज परसिस्टेंट बैकएक एंड पेन इन द बोथ नीज, ठीक है, मतलब उसके जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हुए हुए हैं। अब जो है उसको क्या मिल रहा है, पिंकिश स्केली प्लेग्स मिल रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्केली प्लेग्स जो है ये डिफेक्टिव केराटिनाइजेशन की वजह से बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके डायग्नोस्टिक होते हैं। तो अंडरलाइन कॉज ऑफ इस जॉइंट पेन क्या होगा, सोरियासिस होगा, ठीक है। विच स्किन लियन इज प्रेजेंट इन दिस पेशेंट, प्लेग है ना, तो क्या होगा, स्टेबल प्लेग सोरियासिस होगा ये, ठीक है, क्योंकि बाकी जो हमारे थे वो उसमें ये फिट नहीं हो रहे। तो स्टेबल प्लेग जो है सोरियासिस होगा ये। और व्हाट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर प्रेजेंट फॉर हिज डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो वो सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, यंग मेल है, उसी तरह मेडिकल ओपीडी में आ रहा है और पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द नी जॉइंट्स है, मतलब जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और स्वॉलन और टेंडर है, ठीक है। दिस इज़ अ सोरिएटिक आर्थराइटिस एंड देयर इज सिल्वरी स्केल्स, ठीक है, चमकते हुए स्केल्स उसको नज़र आ रहे हैं, एक्सटेंसर सर्विसेज ऑफ द लिम्स विद एरिथमेटस प्लेग्स, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डायग्नोसिस, इट विल बी सोरियासिस, ठीक है। आपको जो भी लग रहा है ना, मतलब जो भी मैंने आपको टाइप लग रही है सोरियासिस की, लेकिन आप डायग्नोसिस में सोरियासिस है लोगों के, अगर आपको लग रहा है कि ये मोस्ट लाइकली है तो फिर आप लिख सकते हो, अदरवाइज यू विल राइट ओनली सोरियासिस, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स ना कटें। वट वन विच वन साइन, ठीक है, ये साइन है, यू विल इलिसिट इन दिस पेशेंट टू कन्फर्म योर डायग्नोसिस, दैट विल बी ऑस्पेट साइन, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हाट इज़ अ ट्रीटमेंट, वो आपने लिख देना है, सिंपल ट्रीटमेंट है। फिर आ जाता है 20 ईयर्स ओल्ड मैन कम्स टू यू विद रिथमेटस वेल डिमार्केटेड प्लेग्स, ठीक है, उसी तरह है, प्लेग्स नज़र आ रहे हैं, वेल डिमार्केटेड है, कोई उनकी जो है वो ख़राब नहीं है इधर उधर, मतलब अच्छी बाउंड्री बनी हुई है उनकी। प्लेग्स विद द सिल्वरी स्केल्स, उसी तरह सिल्वरी स्केल्स, चमकते हुए स्केल्स और एक्सटेंसिव सर्विस ऑफ द लिम्स एंड स्कार फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, ठीक है। अब क्या है, पेन एंड स्वेलिंग इन नी जॉइंट्स में भी होना शुरू हो गया है, तो अब जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो गए। डायग्नोसिस क्या होगा, सोरियासिस, मोस्ट लाइकली द सोरियाटिक आर्थराइटिस ऑलवेज जो है वो भी हुआ हुआ है। और साइन जो है वो कौन सा लिसिट करोगे, ऑस्पेट साइन। स्टेप्स इन्वॉल्व लिसिटिंग दिस साइन, ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं, या मैंने आपको वीडियो में भी ऐड कर दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपने वीडियो देखनी है, उस पर आपको पता चलेगा किस तरह से आपने करना है। लेकिन सबसे पहले आप उस लियन को स्टेरिलाइज करोगे, उसके बाद आप वहाँ पे एक्सियन दोगे और उसकी स्क्रैपिंग करोगे, वो जो स्केल्स हैं उसको उतारोगे। फिर क्या करोगे कि वो नीचे जो ब्लीडिंग छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, दैट विल बी आइडेंटिफाइड। तो सबसे पहले स्टेरिलाइज द लियन, गिव इंसियन एंड स्केल्स आर स्क्रैप्ड ऑफ, देन पंक्टेड ब्लीडिंग स्पॉट्स वुड बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। वो आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। नेम एट लीस्ट 3 सिस्टेमिक ट्रीटमेंट्स आपने लिखना है, ट्रीटमेंट सिर्फ सिस्टेमिक, इसके अलावा आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिखना। तो सिस्टेमिक ट्रीटमेंट में आपने जो मैंने आपको बताया वो आपने इसमें लिख देना है। दिस इज़ ऑल अबाउट सोरियासिस। नेक्स्ट हम करते हैं।